Okay, welcome in online classes. लास्ट लेक्चर में वाइब्रेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। मैकेनिकल वाइब्रेशन में कंसेप्ट ऑफ वाइब्रेशन, रीजन्स ऑफ वाइब्रेशन एंड बेसिक टर्म्स। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। तो हम पहले देखते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ओके, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ओके, एसडी ऑफ सिस्टम। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज आपको लिखा रहेगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हम स्प्रिंग सिस्टम कर लेते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में ये स्प्रिंग है सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे कोई मास है m, है ना। तो इसमें किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा, किस तरह से हम एनालाइज करेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट को, इसके मूवमेंट को। तो क्या होगा, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा कि एक ये जो मास है ये डिस्प्लेस्ड होगा, और इसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जितना ये मास नीचे आएगा उतना ही क्या होगा, ये भी आपका डिस्प्लेस्ड होगा। दैट इज यहाँ पे कितना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, यहाँ पे आपका 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जिससे आप क्या कर सकते हो, इंडिपेंडेंट, है ना, कोऑर्डिनेट। तो एक ही कोऑर्डिनेट है आपका, और इसको आप डिस्क्राइब कर ले रहे हो, इसके मोशन को डिस्क्राइब कर ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 1 हुआ। ओके, बी है आपका सिंपल पेंडुलम। आप सिंपल पेंडुलम को देखते हो, जैसे देखो सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम में ये आपका कोई बॉल है, ये इस बॉल का मास m है। जब इस पे मूवमेंट करते हो तो मोशन देते हो इसको, तो ये क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि मूव होके ये यहाँ पे आ गई, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में मूव हुई, तब इसके पोजीशन को दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक जो कोऑर्डिनेट है वो थीटा देना पड़ेगा। तो थीटा आपको यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। ओके, आईसी हम डिनोट कर रहे हैं, वैसे कहीं पे आईसी मिलेगा नहीं, कुछ और होता है आईसी का मीनिंग, बट यहाँ पे शॉर्टकट हम यूज कर रहे हैं, आप लोग मत यूज करना। तो थीटा इक्वल टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, दैट इज यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1। ओके, सी देखिए, आपका क्रैंक स्लाइडर सिस्टम होता है, स्लाइडर मैकेनिज्म होता है, ये आपको मशीन में होते हैं, है ना। तो आप लोग पता होगा क्रैंक स्लाइडर सिस्टम कैसा होता है। ये है, ये आपका ऊपर से फिक्स है, यहाँ से कनेक्ट होता है, एक रॉड होती है, इस रॉड में यहाँ एक व्हील होता है, इस व्हील में कनेक्टेड होता है। ओके, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एंगल हम डिफाइन कर सकते हैं। ये एंगल से हम यहाँ पे, यानी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 1 है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, सिर्फ आपका रोटेशन है, रोटेशन से आप इसके मैकेनिज्म को दिखा सकते हो। तो इसीलिए क्या हुआ, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 1 हुआ। ओके, अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देखते हैं। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में फर्स्ट हम लेते हैं स्प्रिंग सपोर्टेड रिजिड मास। ओके, स्प्रिंग आपको रिजिड मास से सपोर्टेड है। सपोज कर लीजिए कि ये आपका रिजिड मास है, ये रिजिड मास है जिसकी मास m दी हुई है, और ये आपका स्प्रिंग है, ये भी आपकी स्प्रिंग है, और ये इस तरह से दिया हुआ है ना। ये इसकी कोएफिशिएंट दी हुई है K1 और ये K2, है ना। तो इसमें किस तरह से वैल्यू होगा, इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि 2 स्प्रिंग है, यहाँ पे 2 स्प्रिंग है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का क्या होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, वर्टिकल डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं इसको, डिस्टेंस के डायरेक्शन में। और एक क्या होगा, क्योंकि स्प्रिंग है तो ये क्या हो सकता है, रिजिड मास है,
तो ये रोटेट भी तो हो सकता है, ओवरटर्न हो सकता है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम एक एंगल दिखा सकते हैं कि इस एंगल पे ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। दैट इज यहाँ पे एक्स एंड थीटा दो क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। तो हेंस क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा। ओके, बहुत सिंपल है कंसेप्ट, कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे, है ना, बस देखना है आप लोग को। आई होप आप लोग ऑनलाइन क्लास से भी बेनिफिटेड हो पाओगे, है ना। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को इजी टर्म्स बताते जाऊँ, इजी टर्म्स में किसी भी टर्म्स को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ अपने तरफ से, x1 एंड x2, है ना। कि यहाँ पे दो मास सिस्टम, दो स्प्रिंग है, दो मास है, तो दोनों मास जो होगा अलग अलग होगा वैल्यू। तो मास अलग अलग है तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे, है ना। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होंगे, डिस्प्लेसमेंट अलग होंगे, मोशन अलग अलग होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 है, x1 एंड x2, हेंस आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2 होगा। सी देखिए, अगर आपका सिंपल पेंडुलम है ना, और उसी सिंपल पेंडुलम में एक पेंडुलम यहाँ पे है m1 और एक और पेंडुलम आपका m2 है, ओके। तो फिर क्या होगा, अब ये पेंडुलम m1 भी है, m2 भी है, तो इसका मास कुछ और होगा, इसका मास कुछ और होगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला यहाँ पे आ गया, m1 यहाँ पे आ गया, तो सेकेंड वाला जरूरी नहीं है कि इसी के लाइन पे हो, है ना। ये ऐसा भी हो सकता है ना, ये यहाँ आ सकता है m2 रोटेट करने के बाद, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है पार्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो एंगल आपका θ1 होगा, एक एंगल आपका θ2 होगा। तो यहाँ पे क्या है, θ1 θ2, 2 आपका क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, हेंस क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका यहाँ पे 2 होगा, ओके। इसको बोलते हैं डबल पेंडुलम सिस्टम, इसको बोलते हैं डबल पेंडुलम सिस्टम। सी है आपका, और बी है आपका, इसको बोलते हैं 2 मास 2 स्प्रिंग सिस्टम, ओके। क्वेश्चन में दिए रहते हैं कि 2 मास 2 स्प्रिंग सिस्टम है, तो क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। डबल पेंडुलम सिस्टम है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, है ना। आपको डायग्राम देके नहीं बताएगा कि ये डायग्राम है, अब इसमें से देख लो, है ना। इतना बुद्धू नहीं है ना क्वेश्चन सेट करने वाला। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, बहुत सिंपल है, थोड़ा एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब है आपका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, फिर मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होता है। इसी तरह आप ऐड करते जाओ, जैसे यहाँ पे आप स्प्रिंग मास सिस्टम लिखे हो यहाँ पे, तो आप इसी में ऐड करते जाओ n टाइम्स तक, तो मल्टीपल डिग्री ऑफ सिस्टम इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट करोगे n टाइम्स करोगे n हो जाएगा, ओके। जैसे देख लीजिए कि आपके पास इसी में एक ही देख लीजिए, इसमें आपका स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे एक मास है m1, फिर से स्प्रिंग है, फिर है आपका m2, फिर स्प्रिंग है, और ये है आपका m3, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x3, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, x2, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, x1। तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3, ओके। तो कंसेप्ट क्लियर हो ही रहा है, ओके, है ना। अब सिमिलरली कुछ पॉइंट्स है जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आप लोग में पता नहीं, अब लास्ट ईयर तो आए नहीं थे क्वेश्चन इतना, मतलब ये सब टर्म्स आए नहीं थे, बट आई होप इस समय आए तो देख लेना। सिमिलरली अ बॉडी इन स्पेस, अगर कोई भी बॉडी आपका स्पेस में है तो उसके पास होगा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल, है ना। यानी 3 डायरेक्शन में आपका ट्रांसलेशन हो सकता है, 3 डायरेक्शन में आपका रोटेशन हो सकता है। अभी हम डायग्राम देखते हैं, तो ये डायग्राम देखिए, जैसे ये सपोज कर लीजिए कि ये आपका क्यूब है और ये क्यूब आपका स्पेस में रखी हुई है। अब स्पेस में रखी हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका
इसका कुछ एक्सिस होगा, ये आपका वाई डायरेक्शन, ये आपका एक्स डायरेक्शन और ये आपका जेड डायरेक्शन। ओके, तो एक्स डायरेक्शन का क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन में आपका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है, इसी डायरेक्शन में आपका कुछ एंगल हो सकता है, मान लेते हैं फाई हो गया, है ना, इस डायरेक्शन में आपका एंगल रोटेट हो गया, इस डायरेक्शन में कुछ एंगल हो सकता है, ये है आपका थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका रोटेट हो सकता है, तो इसको हम मान लेते हैं साई, है ना। तो यहाँ पे कितना हुआ, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कितना हुआ 6। तो स्पेस में कोई भी बॉडी अगर रखी हुई है, एक बॉडी है स्पेस में रखी हुई है, तो उसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना होगी, 6 होगी। एक होता है फ्लेक्सिबल बीम, है ना, सिंपल बीम है तो वो तो डिफाइन होता है कि आप डिपेंड करता है कि वो कैसा सपोर्ट कंडीशन है, उस पर डिफाइन होता है। बट अगर आपके पास फ्लेक्सिबल फिक्स्ड सपोर्टेड बीम है तो क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे फिक्स है बट क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होगा तो कुछ इस तरह से होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, है ना। तो फ्लेक्सिबल के केस में क्या होता है, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इस पॉइंट पे आओगे तो इस पॉइंट का कुछ और होगा, इस पॉइंट के मैकेनिज्म अलग होंगे, इस पॉइंट का मैकेनिज्म अलग होंगे, इसका अलग होंगे, है ना। तो हर एक पॉइंट का मैकेनिज्म अलग होंगे, कुछ पॉइंट्स का मैकेनिज्म हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन हमें देखना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम एज्यूम करते हैं, है ना, कंसीडर, ये सिलेबस में लिखा हुआ है डायरेक्ट कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्री वाइब्रेशन और अनडैम्प्ड कंडीशन, है ना, अनडैम्प्ड कंडीशन। तो ये सिंपल है, सबसे सिंपल ये है ना, वेरी सिंपल। तो आप लोग के सिलेबस में इतना ही है, वाइब्रेशन का इतना ही टॉपिक दिया हुआ है कि आपको फ्री वाइब्रेशन भी पढ़ना है, दैट इज आपका एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है। अनडैम्प्ड कंडीशन यानी सी का वैल्यू 0 है, एक सी होता है, एक के होता है, पैरामीटर्स है ना, वाइब्रेशन का पैरामीटर्स है जो हम आगे देखेंगे, है ना, अभी डिराइव करेंगे तो आ जाएगा। वैसे सी नहीं आएगा क्योंकि हमें अनडैम्प्ड पढ़ना है, तो सी हमें लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसीडर अ स्प्रिंग मास सिस्टम। ओके, तो स्प्रिंग मास सिस्टम हम कंसीडर करते हैं। तो ये आपका स्प्रिंग है और इसमें मास हैंग कर रहा है, एम मास है। तो स्प्रिंग है तो ऑलरेडी इसकी कोएफिशिएंट आपकी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। तो इसकी जब मोशन एनालिसिस करेंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, ये थोड़ा सा एलोंगेट होगा, है ना, एक्सटेंशन होगा, और ये मास जो है m वो आपका डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से देखें और यहाँ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो ये कुछ डिस्प्लेस्ड हो गई, x डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लैंग्वेज लिखते हैं, कुछ लैंग्वेज कि कंसीडर अ स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है, एज शोन इन फिगर constrained to move in a रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए रेक्टिलिनियर यहाँ पे आ रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट डायरेक्शन में, कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं दे रहे हैं हम। रेक्टिलिनियर मोशन नहीं बोलेंगे, मैनर बोलेंगे। ओके, यहाँ पे मोशन सही नहीं है, रेक्टिलिनियर मैनर है ना, कि स्ट्रेट मोशन हो रहा है अलोंग दी लॉन्गिट्यूडिनल
एक्सिस। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने एज्यूम किया है m इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक अटैच्ड टू द स्प्रिंग। ओके, k इज द स्प्रिंग स्टिफनेस। ओके, अब साइन कन्वेंशन यहाँ पर देखते हैं। साइन कन्वेंशन, क्योंकि जब भी हम कुछ भी एनालिसिस करते हैं तो कुछ साइन कन्वेंशन हो जाते हैं। सिंपल है साइन कन्वेंशन। क्या होगा, अगर डाउनवर्ड है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना, क्योंकि ये जनरली ये वाला पार्ट है तो ये नीचे की तरफ ही जा रही है। तो ये तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कि नीचे का मोशन होता है। तो नेचर के ऐसे बोल सकते हैं कि ये जिधर डायरेक्शन है ग्रेविटी के अगेंस्ट लगेगा तो निगेटिव ले लेंगे। तो अपवर्ड अगर होगा तो अपवर्ड को हम क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, एक्ट एनी इंस्टेंट let the mass occupy any displaced position। let x displaced हुआ है तो x is equals to displacement of mass in mass from equilibrium position। okay, considering displacement x to be positive in downward direction and negative in the upward direction। okay, for initial इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही छोटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉर इनिशियल इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, जो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मास। यानी हम इक्विलिब्रियम पोजीशन मान के चलते हैं। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्सेस जो है इस मास पे कौन कौन सा एक्ट कर रहा है वो हम देखते हैं। तो स्प्रिंग की जो एक चीज, डेल्टा एस टी इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं। डेल्टा एस टी ओके, प्रायर टू एक्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसे लिखिए स्टेटमेंट तो सही रहेगा कि डेल्टा एस टी आप मान रहे हो इनिशियल जो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग की वो डेल्टा एस टी है प्रायर टू एक्स डिस्प्लेसमेंट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एस टी है। तो
तो जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ स्प्रिंग फोर्स के इंटू डेल्टा एस टी। ओके, और आपका मास क्या होगा, एम इंटू जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो फोर्स है आपका एम इंटू जी वो लग रहा है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, और सेकेंड आपका है के इंटू डेल्टा एस टी, ये है स्प्रिंग फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, फॉर इक्विलिब्रियम दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होगा तो क्या होगा, के डेल्टा एस टी इज इक्वल टू एम इंटू जी। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, इस डायग्राम को आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मास। ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ मास। ठीक है, ये लिख सकते हो। और अगर हम अब इसके बाद, ये तो आपका था कि मोशन नहीं हो रहा था उस समय का है, अब मोशन होगा तो मोशन होने के बाद क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा कुछ। तो एक्सेलरेशन देखो यहाँ पे x को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान रहे है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो x डॉट जो होता है वो dx/dt होता है ना, x डॉट। तो इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और x डबल डॉट जो होता है वो d2x/dt2 होता है, जो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो जब भी मोशन के एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है, एक्सेलरेशन दिखाते हैं हम लोग, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन लेते हैं, फोर्स, है ना। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन तो हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। एंड आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, टोटल स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया। तो डिस्प्लेसमेंट देने के बाद टोटल स्प्रिंग फोर्स क्या होगा आपका, के इंटू डेल्टा एस टी और प्लस में एक्स, क्योंकि अब एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले से ये स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट है, स्टैटिक है, दैट इज मूवमेंट नहीं हो रहा था उस समय का डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डेल्टा एस टी है। अब एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ मास अप्लाई होने के बाद, तो मास जब अप्लाई हुआ तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा हो गया, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज हो गया यहाँ पे। एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मास फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना, यहाँ पे भी न्यूटन सेकेंड लॉ यूज हो रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल्स भी यूज होते हैं, है ना, बट आप लोग के सिलेबस में है नहीं, आगे 8th सेमेस्टर में पढ़ेंगे सब लोग, मैं भी पढ़ूंगी साथ में अगर पढ़ाऊंगी तो एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल्स टू, चलो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।